कल मैंने एक टर्म बताया था DICGC। आपको उसकी नॉलेज है थोड़ी? DICGC या ECGC गारंटी क्या होती है, या LC लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ईशबदीप, कुछ पता है? सुनो, इंपॉर्टेंट टर्म है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। अगर कहीं किसी एरिया में आग लगेगी तो क्या बैंक में नहीं लगेगी? ये सोच के कि बैंक में तो भाई पब्लिक के डिपॉजिट पड़े हैं तो पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया तो क्या बैंक बैंकरप्ट नहीं हो सकता? क्या बैंक का दिवाला नहीं निकल सकता किसी एक बैंक का? क्वेश्चन है मेरा। चोरी बैंक में नहीं हो सकती क्या? अगर एक बैंक के सारे जितने भी अंदर फंड्स है सारे कोई चोरी हो जाती है तो बैंक के सभी कस्टमर्स को पे कौन करेगा? मेरा क्वेश्चन। बैंक तो कह देगा भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो इंसॉल्वेंट हो गए, हमारा तो बैंकरप्सी हो गई है, यहाँ तो सब कुछ जल गया या चोरी हो गई। तो क्या एक क्लाइंट कस्टमर इंश्योर नहीं होना चाहिए? तो आंसर है यस। तो डिपॉजिटरी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये बैंक की इंश्योरेंस करता है, बैंक के डिपॉजिट्स की इंश्योरेंस करता है, जिसमें पहले 1 लाख रुपए तक का होता था, बट कुछ लास्ट बड़े स्कैंडल्स को देख के ये फिगर को चेंज किया गया। ये 2021 के बजट में ये फिगर 5 लाख रुपए कर दी गई थी। मतलब February 20 से हर किसी पर्सन का, चाहे वो सेविंग अकाउंट है, चाहे करंट अकाउंट है, चाहे कोई रेकरिंग डिपॉजिट है, बैंक में जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं पर अकाउंट 5 लाख रुपीज तक इंश्योर होता है। निकिता, मेरा क्वेश्चन, अगर आपके बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए डिपॉजिट पड़े हैं तो क्या आपको 6 लाख रुपए मिलेंगे? अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, वैसे तो देखिए आपका वहां डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, तो वो पूरे 6 लाख आपके हैं। अगर बैंक को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बैंक बिल्कुल बैंकरप्सी हो जाती है, डूब जाता है, तो आपको क्या मिलेगा निकिता हमारी इस डिस्कशन में? सर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए जो प्रेजेंट इंश्योरेंस कवर के अंडर आ रहे हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपीज डिपॉजिट पड़ी है, 2 लाख निकिता वापस, तो तुम्हें कितना क्लेम मिलेगा? सर 2 लाख। हाँ, जितना है। एक मैक्सिमम अमाउंट लिमिट की गई है कि 5 लाख तक इंश्योर है। अच्छा, ये सभी बैंक्स के केस में है, सभी बैंक्स, चाहे वो कोई प्राइवेट बैंक है, चाहे कमर्शियल बैंक है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक बैंक होना चाहिए। एक ना लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, बैंक नहीं लिखा होता। 10-20 लोग मिलके ही अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं, वो नहीं इंश्योर, उसको छोड़ दो। मतलब जो बैंक है, हाँ, उनके आगे जो स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक हैं, उनमें अगर आपका डिपॉजिट है तो वो इंश्योर है। लेकिन एक कंडीशन है बस, वो डिपॉजिट सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए सिक्योर है। अगर किसी फॉरेन सिटीजन ने यहाँ डिपॉजिट करवाए हैं तो वो सिक्योर नहीं है, या फॉरेन बैंक्स के नहीं। तो ये था DICGC, आम पब्लिक को सिक्योरिटी दी ताकि पब्लिक भी सेफ फील करे कि भाई बैंक में डिपॉजिट करवाया पैसा हमारा सेफ है। अच्छा, पर अकाउंट 5 लाख सिक्योर होता है। इसका मतलब अगर आपका PNB में 5 लाख है, ICI में 5 लाख है, तो दोनों सिक्योर है, उधर से भी 5 लाख, उधर से भी 5 लाख। हाँ, ICICI के ही दो अलग अलग ब्रांचेस में 5 लाख आपके जमा है, तो एक ही सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि ICICI बैंक तो एक है ना। अगर वो बैंक बैंकरप्सी होती है तो वो तो, उन्होंने तो एक जगह पे इंश्योरेंस करवाई हुई है ना, तो एक अकाउंट को एक साइड से पेमेंट मिलेगी। हाँ, दो अलग बैंक होते, दोनों अलग अलग बैंकरप्ट होते, तो दोनों साइड से इंश्योरेंस मिलनी थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ECGC। ये ECGC क्या होता है? एनीवन? एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट। बच्चे, इशबदीप, मैं एक सिंपल सा वर्ड लेता हूं,
आज की डेट में जो मॉडर्नाइजेशन या सिक्योरिटी हो चुकी हैं, आपने पंजाब से कोई सामान एमपी में या बिहार में सेल करना है, वो उतना सेफ नहीं है। पंजाब से कनाडा सेल करना है, चाइना सेल करना है, यूके सेल करना, वो सेफ है, आपका पैसा सेफ है, क्योंकि सिस्टम के अंडर चल रहा है वो। और यहाँ जब आप बिहार में सेल करते हो, उस सिस्टम के अंडर नहीं हो आप सीधे जाके सेल कर रहे हो और कोशिश करते हो कि बिना बिल के ही सेल कर दें, जीएसटी ना कटे, टैक्स ना देने पड़े, तो वहां सेफ्टी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी फॉरेन के साथ बिजनेस डीलिंग करते हैं, तो आपके फंड्स पूरे सेफ हैं। ये एलसी या ईसीजीसी के रीजन से ही पॉसिबल हो पाया है। एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉरपोरेशन ये क्या करती है, किसी को है आइडिया? मैं बोल दूं। ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट कॉरपोरेशन, बेसिकली जब आप किसी भी फॉरेन कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं, फॉरेन कस्टमर, मान लीजिए आपने कनाडा में कहीं कोई गुड्स एक्सपोर्ट करनी है, अरे भाई गुड्स तो हम भेज देंगे, बाद में उन्होंने पैसे ना भेजे तो फिर क्या होगा? वहां के चक्कर थोड़ी लगाते रहेंगे हम। और ऐसा होता है, लोकल में ऐसा होता है। मेरे नोन में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिहार में या एमपी में सामान भेजा और बाद में पैसे नहीं मिले उन्हें, क्योंकि वो जिस पार्टी को उन्होंने सामान भेजा था वो थी ही करप्ट, वो करप्ट थी, वो वो फर्म करप्ट थी। अब यहाँ बैठे नहीं हम इंक्वायर कर पाए, भाई वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस को हम नहीं चेक कर पाए। और यही काम करता है ईसीजीसी एक क्लाइंट के लिए। मैं अगर कनाडा कोई सामान भेजना है, तो ईसीजीसी मुझे ये पता करके बताएगा कि उस क्लाइंट का कौन से बैंक में अकाउंट है। उस बैंक के थ्रू, एक कॉमन लिंक के थ्रू, ये ईसीजीसी मुझे पता करके बताएगा उसकी क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है, कि उसे सामान उधार बेचना चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर मैं लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करवाता हूं, एक एडिशनल पार्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट, तो एलसी, तो उसके अगेंस्ट मेरा पैसा सिक्योर हो जाएगा। मींस मेरा सामान वहां जाएगा, उनके बैंक ने मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी दे रखी है, और ईसीजीसी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरे बिहाफ से उनके बैंक से पैसा मुझे अरेंज करके देंगे, मंगवा के देंगे। अगर वो कल को मुकरता भी है तो ये बैंक की ड्यूटी रहेगी आपस में डील करना। मैं तो बस बैंक को जाके कहूंगा, भाई आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट लिया था, मेरे पैसे मंगवा के दो। समझ रहे हो कि नहीं? और मेन रीजन रहा है चाइना की डेवलपमेंट का कि उन्होंने एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर लिया 2003 में। 2003, यहाँ 21 आ गया है। और 3 में जो वो सिस्टम डेवलप किया उन्होंने कंट्री लेवल पे, वो पूरी कंट्री को ही डेवलप कर गया। सिस्टम था गवर्नमेंट पॉलिसीज थी कि आप बिजनेस करो। उन्होंने हर बिजनेसमैन को एक ओपन रिबेट, कंसेशंस या कह लीजिए ऑफर्स दी थी। बिजनेस करो, सामान प्रोड्यूस करो, सेल होता है ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट एक्वायर करेगी और उसे अपने लेवल पे एक्सपोर्ट करेगी। ऋषभ, आपका जो भी फैमिली का बिजनेस है, पापा का आपका बिजनेस है कोई, तो ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे उस बिजनेस में जाते हैं और वो बिजनेस उतने के उतने लिमिट तक ही रह जाता है, उसे बढ़ा नहीं पाते ज्यादातर। क्यों? क्योंकि क्योंकि या तो हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, या हम अवेयर नहीं होते। दो बातें आ रही हैं, या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती या अवेयर नहीं होते। तो मैं तुम्हें क्लियर करूं, आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एक अवेयरनेस सही हो जाए तो बिजनेस को एक्सपेंड करना टफ नहीं है, और सेफ साइड भी है। सेफ साइड भी है सबसे इंपॉर्टेंट जो है। तो ये बेसिक टर्म्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। मेरे इवन कुछ 8-10 साल पुराने कस्टमर्स, ये स्टूडेंट्स की भी बात करूं अगर मैं, तो जिन्होंने भी चाइना के साथ, जैसे मेरा एक स्टूडेंट निखिल मेरे साथ बहुत अटैच रहा काफी टाइम तक, तो उसने चाइना से एक कंटेनर मंगाया था अपने किसी और सर्कल के फ्रेंड्स के साथ मिलके। साइकिल की घंटी मंगवाई थी सिर्फ, और उस एक कंटेनर में, एक कंसाइनमेंट में, इनके 5 लोगों को, 5 फ्रेंड्स ने मिलके वहां टूर लगाया, सारी वर्किंग की। तो खर्चा खुर्चा निकालने के बाद 10-10 लाख रुपए, 10 लाख प्लस सबको सेविंग हो गई थी सिर्फ एक ट्रिप में, और 6 मंथ्स के अंदर वो वर्किंग फिनिश हो गई थी।
क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ी बात होती है प्लेस यूटिलिटी, कि क्या आप प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज किसी जगह पे बहुत सस्ती और खुली पड़ी है, ढेरों ढेर पड़ा है। अब सुनो, नारियल कई जगह पे, कोकोनट ढेरों ढेर पड़ा है, वो कहते हैं भैया उठाने के भी पैसे ले लो हमसे, और किसी जगह पे उसकी डिमांड है। अब वो प्लेस यूटिलिटी अगर आप इस चीज को समझ पाए और कैलकुलेशन कर पाए, प्रॉफिट को चेक कर पाए, तो उसमें उससे ज्यादा प्रॉफिट कहीं नहीं है। अब हम आगे बढ़े। एलसी का आइडिया है आप लोगों को? एलसी क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। हाँ, एक्सपोर्ट रिलेटेड। जब भी हमने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना हो ना, तो सामने वाली पार्टी को हम तो जानते नहीं है। हम कहते हैं भैया मैं तेरे को 50 लाख का सामान भेज रहा हूं, तू अपने बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा दे मुझे, चाहे पैसे अभी ना दे, चाहे पैसे ना दे, मुझे सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे, ताकि जब तेरे पास सामान पहुंच जाए और सारा कुछ रिसीव कर ले, तो तेरे बैंक के थ्रू मेरे को पैसे ट्रांसफर होने की गारंटी होनी चाहिए। इसे मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे एक और स्टूडेंट ने सोप साबुन इंपोर्ट किया था, साबुन इंपोर्ट किया था, तो 50 लाख की कंसाइनमेंट थी, इनके पास 50 लाख रुपए नहीं थे। अरे हर किसी के पास इतना कैश कहाँ होता है। इन्होंने अपने घर के डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री, अब किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वो करोड़ों की भी हो सकती है, लेकिन उसमें तो रहना है ना। वो करोड़ों काम के नहीं ना होते, उसमें तो रहना है, उसे कौन सा बेच देना हमने। तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी में रख के बैंक से एलसी ली। एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, कि हम एक टाइम पीरियड फिक्स हो जाता होता है कि हम आपको 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करेंगे, मतलब जहां से भी हमने सामान मंगवाया है। इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि 3 मंथ्स में हमें एक स्पैन मिल जाता है कि मैं उस सामान को उतने टाइम में सेल करके कुछ कैश रिकवरी भी कर लूंगा, और तब तक मैं पैसे बैंक में जमा करवा के वो पेमेंट दे दूंगा। तो इन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट लेके वो सोप इंपोर्ट किया था। मुझे याद है आज भी, 2 रुपीज एंड 10 पैसा पर सोप उसे कॉस्ट पड़ा था मेरे स्टूडेंट को, और अराउंड 16 रुपी पर सोप उन्होंने सेल किया रिटेल में। 12 रुपए होलसेल में शॉपकीपर को दिया, मतलब शॉपकीपर को जहां 2 4 5 10 पेटियां देनी है, और जहां किसी और स्टॉकिस्ट को दिया तो 8 रुपए पर। और जहां पर पूरा का पूरा बड़ा कंसाइनमेंट लॉट जैसे किसी दूसरी एरिया में उठवाया, 4 रुपए पर पीस। 2 रुपए 10 पैसे 15 पैसे वाली चीज आप 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपका 50 लाख तो 1 करोड़ होगा ही ना। सिर्फ 4 रुपए में नहीं बेच रहे, 8 में भी बेच रहे हैं, 10 12 में भी बेच रहे हैं, मतलब अलग अलग जैसा जैसा आगे का लेवल का कस्टमर आ रहा है। और अच्छा सोप था, क्योंकि मुझे मेरा वो स्टूडेंट एक पूरा बॉक्स देके गया था, 144 पीसेस। तो उसने वो एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उस कनेक्शन में कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे देके गया था। मैंने मतलब उसको बोला था कि नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, वो कहता सर मेरा 2 रुपए 10 पैसे कॉस्ट पड़ी, आप उसी रेट के अकॉर्डिंग मुझे पे कर दो बस। और बहुत अच्छा सोप था, मतलब सालों साल चलता रहा हमारा, हमने भी आगे डिस्ट्रीब्यूट किया कहीं। मैं सिर्फ यहां बताना चाहता हूं लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या बेनिफिट है। तो एग्जाम्पल को साइड कर दें, अगर हम, लेटर ऑफ क्रेडिट आपके बिजनेस को कन्वीनियंट बना देता है। अगर अब लेटर ऑफ क्रेडिट ना होता तो क्या वो ये बिजनेस कर पाता? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल टफ होता वो चीज। तो एक सिस्टम सही होना चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए, तो बिजनेस को एक्सपेंड करना टफ नहीं है। अभी आपने मुझसे 20th इलस्ट्रेशन पूछी है, वहां आ जाऊं मैं। लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक हमेशा गारंटी के अंडर इशू करेगा। अगर बैंक के पास मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे, रजिस्ट्री रखी है जो कि बड़ी अमाउंट की है, और मैंने उनसे 50 लाख का एक तरह से लोन लिया है, तो बैंक ऑन द स्पॉट पे कर देगा। 3 महीने का इंटरेस्ट लेके बैंक मेरे से चार्ज कर लेगा। उससे भी ज्यादा अगर मैं डिले करता हूं तो इंटरेस्ट चार्जेस और बढ़ जाएंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा कोई छोटी मोटी पेनल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने बिजनेस प्लान सोचा है और मुझे सब पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इतनी कॉस्ट है, मैं इतने में सेल करने वाला हूँ, थोड़ा ये हो सकता है कि सेल करने में डिले हो जाए, कि मैंने सोचा था मंथ में मैं सारा प्रोडक्ट सेल कर दूंगा, हो सकता है मुझे 2 मंथ्स लग जाए बेचने में, लेकिन प्रॉफिट तो अच्छा ही मिलने वाला है। कहाँ बैंक को हमने 8-10% इंटरेस्ट देना बच्चे, कहाँ हमने 100% 200% प्रॉफिट कमाना है। डिफरेंस भी तो देखो ना कितना बड़ा है। अब चाइना से साइकिल में यूज होती गेज, वो साइकिल की तारें जो होती हैं, इंडिया में वो उसकी कॉस्ट ज्यादा महंगी पड़ती है, चाइना से वो सस्ती इंपोर्ट हो जाती है। तो जिस जिस बंदे ने भी वो इंपोर्ट किया गेज पिछले कुछ 4-5 साल में, हर किसी ने लाखों कमाए हैं, हर किसी ने। क्योंकि भाई सोच के देखो, डिमांड पूरी है, लोकल कंट्री में उसे अगर मैन्युफैक्चर करते हैं कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, बाहर से वही चीज सस्ती मिल रही है और प्रोडक्टिव भी है और क्वालिटी भी बेटर है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बेटर थी। तो डेफिनेट है सेल तो होगी ही, उसे तो रोक ही नहीं सकते। समझ रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं, चाइना में फर्नीचर बड़ा सस्ता है। चाइना से जो भी लोग फर्नीचर लेके आते हैं वो कम से कम भी 3 टाइम उसके एमआरपी लगा के उसे सेल करते हैं। मतलब कोई 10,000 का वहां से सोफा लेके आते हैं तो यहाँ 30-35 हजार रुपए में सेल करते हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी प्रॉपर यूज की है। वो डिजाइन लुक वाइज आपको वो लोकल बनाया ही नहीं जा सकती वो चीज जो मशीन ने बनाई है। अब मशीन से बनी चीज कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सस्ती होती है। मैं मतलब मे बी आप उतना अवेयर नहीं हो, मैं जो मेरी एज में अगर मैं बात करूं, चाइना से दिवाली की लड़ी आई। ईशबदीप तुम्हें आइडिया होगा, क्या एक रेवोल्यूशन नहीं था वो? याद करो, चाइना से दिवाली के दिनों में जो लड़ियां आती होती थी, लाइट्स आती होती थी, जस्ट 15 रुपी 12 को रुपए की आ जाती थी, 15-15 रुपए में यहाँ सेल हो रही थी इंडियन मार्केट में। उससे पहले जब वहां से नहीं आई थी, हमारे इंडिया में अगर वो दिवाली की लाइट्स बनानी होती ना तो मिनिमम 100 रुपए की बनती थी। हम एक एक बल्ब लगा के, क्योंकि मुझे याद है हम खुद भी बनाते होते थे, तो 100 रुपए से कम बनती नहीं थी, जो मर्जी कर ले, किसी से भी बनवा लें, बल्क में भी बनवा लें। 100 रुपए वाली चीज 15 रुपए में मिल रही है, मल्टीपल कलर्स हैं, ब्राइट है, चाहे एक ही सीजन चले। हाँ हमारी बनाई हुई कई सीजन चलती थी, उनकी चाहे एक ही सीजन चले, लेकिन अगले साल नया ले लेंगे, एक नई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नया डिजाइन आ जाएगा। तो आइडिया है कितनी सेल हुई थी वो। और जिस बंदे ने भी पहले इंपोर्ट किया उसका मार्जिन आइडिया लगाओ। अगर उसने 2-4-5 करोड़ का भी इंपोर्ट किया है तो वो 5 करोड़ का 10 करोड़ बनाया, 5 करोड़ का 10 नहीं भी बनाया तो मतलब इजीली इजीली 1-2 करोड़ रुपए के मार्जिन के साथ चला वो, और ऐसे सेल हुआ वो। ये एक प्रोडक्ट बोला मैंने, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा। जर्मन में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, वहां से कई मशीनरी ऐसी आती हैं जिसमें बहुत बड़ा रेट डिफरेंस है। जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मतलब कई चीजें वहां की, यूएसए की। अब हम 20th इलस्ट्रेशन देखें, क्या कहते हो? एक बार रीडिंग लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। एक्सपेंडेड द फॉलोइंग क्रेडिट लाइंस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमने ये उधार दे रखे हैं भाई, विच हैड नॉट पेड एनी इंटरेस्ट। अब इन लोगों ने मतलब इन लोन्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे नहीं किया। कुछ टर्म लोन है, कुछ एक्सपोर्ट लोन है। तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट में इतना था। डीसी डीआई सीजीसी और ईसीजीसी कवर के अंडर 40-50% है। सिक्योरिटीज पड़ी हैं 15 लाख 10 लाख, और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10 लाख 8 लाख। मतलब सिक्योरिटी पड़ी जरूर है लेकिन उसकी रियलाइजेबल वैल्यू थोड़ी कम है। कंप्यूट नेसेसरी प्रोविजन टू बी मेड। अब आप प्रोविजन कितनी बनाओगे? तो बच्चे आपको कल बताया था, अनसिक्योर्ड पोर्शन जो होता है ना उस पे 100% प्रोविजन बनती है। तो चलिए सबसे पहले तो अनसिक्योर्ड ही चेक करें कितनी है। ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग था, नहीं ये ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है, डेट क्लोजिंग है। डेट मैंने गलत देखी, डेट क्लोजिंग है ये।
क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 35 एंड 30, सिक्योरिटीज पड़ी हैं, सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू देखनी है, सिक्योरिटी नहीं देखनी, रियलाइजेबल वैल्यू 10 एंड 8। अच्छा, रियलाइजेबल वैल्यू और सिक्योरिटी विच एवर इज लोअर, नहीं रियलाइजेबल वैल्यू ही देखनी पड़ेगी क्योंकि रियलाइज करके लोन को रिकवर करना है, ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू देखेंगे। तो मेरा अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हुआ, पहला क्वेश्चन, अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है इस लोन का, 25 एंड 22। थोड़ा एक्टिव बोला करो ना साथ साथ। देखो ऑनलाइन क्लासेस प्रोडक्टिव तब हो सकती हैं अगर आप साथ में इन्वॉल्व रहो, तो इसलिए हर जगह पे कुछ थोड़ा बहुत एक्टिव रहा करो। बोलो अनसिक्योर्ड अमाउंट कितना है। यहां पर कंडीशन है, ये हमारे डिपॉजिट की इंश्योरेंस नहीं है, ये हमारे टर्म लोन की इंश्योरेंस है अंडर गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमने बैंक ने इंश्योर करवाया हुआ है। तो इसको डील करने के बच्चे दो मेथड होते हैं। दो मेथड है कि आप या तो ईसीजीसी कवर को पहले डिडक्ट करो या फिर बाद में डिडक्ट करो। सॉल्यूशन देखना जरा, मेरा अनसिक्योर्ड पोर्शन आ गया, उस अनसिक्योर्ड पोर्शन पे मैं 100% प्रोविजन बना लूंगा। अब प्रोविजन फॉर सिक्योर्ड पोर्शन, सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, टेन एंड 8, DICGC कवर और ECGC कवर 50%। एट द लास्ट जो मेरी प्रोविजन आई उसका 40 और 50% किया इन्होंने। टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड मतलब ये डिडक्शन है, टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड ये एक मेथड। अल्टरनेट सॉल्यूशन है कि बैलेंस आउटस्टैंडिंग था इतना, सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू डिडक्ट किया, बाकी बच गया 25 एंड 22, इसमें से ECGC और वो कवर था वो डिडक्ट कर दिया, मतलब बाकी जो पोर्शन बचा था 25 में 40% लेस कर दिया, 50 का 22% रह गया 1511। अब 100% अनसिक्योर्ड पोर्शन पे हमने मतलब ये अनसिक्योर्ड ही बचा है, ये अनसिक्योर्ड ही बचा है, इस पे 100% प्रोविजन और 100% फॉर सिक्योर्ड पोर्शन। सिक्योर्ड पोर्शन 10 और 8 था, उसमें आगे ECGC कवर अलग डिडक्ट किया, उसका अलग मतलब दोनों की कैलकुलेशन को सेपरेट कर दिया। ये वर्किंग स्टेप को एक बार रिटेन ही कर लो कि ये अल्टरनेट है हमारे पास कि आप इस तरह से इन प्रोविजन की कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर ECGC और DICGC कवर है आपका क्वेश्चन। ये जो नीचे इन्होंने ब्रेकअप कर दिया ना, इन्होंने बच्चे आपने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने अनसिक्योर्ड पोर्शन का ECGC कवर तो सारे लोन पे ही है, अनसिक्योर्ड का 40% मतलब अनसिक्योर्ड का 40% ऊपर लिया, सिक्योर्ड का 40% नीचे लिया, अलग अलग कर दिया ना उन्होंने, किया तो 40% ऊपर इकट्ठा ही कर दिया, नीचे अलग अलग कर दिया। ऊपर वाली वर्किंग ही बेटर है, इकट्ठे करने में हमें अलग अलग करके टाइम वेस्ट क्यों करना है। हाँ। एक ECGC का ये हमारे टर्म लोन की सिक्योरिटी ली होगी हमने, मतलब ये डिपॉजिट्स का नहीं है, टर्म लोन की सिक्योरिटी ली होगी। और बोलो, बस। और बैलेंस शीट के फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन किए कि नहीं किए? हाँ जी, तो आज फिर बैलेंस शीट पे थोड़ा टाइम डिवोट करो, उसकी प्रैक्टिस करो। क्लियर है? एज अ होल सुन लो, जब तक आप बैलेंस शीट चाहे देख देख के ही बनाओ, जब तक 4-5 क्वेश्चन की बैलेंस शीट आप देख देख के लिख के नहीं बना लेते, आप लोगों की उसमें परफेक्शन आ नहीं सकती। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं तो वो क्लैरिटी आती है। इसलिए 4 to 5 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ कि आपने क्वेश्चन इतने करने हैं।
हाँ, उसमें कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब अगर आंसर नहीं मैच होता तो हमें डिस्कस करने में 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। इस चैप्टर की क्वालिटी है, आपको तो हो सकता है 25 मिनट 30 मिनट एक क्वेश्चन को देने पड़े, मुझे तो 5 मिनट में ही उसे बस सम अप करना है और बताना है कि ये पॉइंट आपने कहां से मिस्टेक की। और सॉल्ड इलस्ट्रेशन पहले कवर करो, ज्यादा बेटर है, उसके बाद बैक क्वेश्चन उठाओ।